संध्या दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यही खूबसूरती उसकी दुश्मन बन गई। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। हालात के हाथों मजबूर औरत चाहे जितना चीख पुकार कर कहे कि मुझे इस दलदल से बचा लो, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाता। लोग उसे वैश्या ही जानते हैं। संध्या ने कभी नहीं सोचा था कि इन कामों से नफरत करने के बावजूद इस बाजार की रौनक बनेगी। उसके पिता ने उसे 16 साल की उम्र में ही एक कोठे पर बेच दिया। वह रो रो कर भगवान से अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन इन लोगों ने उसे यह धंधा करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसे खरीदने वाला उसका पहला ग्राहक उसका अपना ही सगा। संध्या पटना के करीब एक गांव की रहने वाली थी। जब होश संभाला तो बाप का साया सर से उठ चुका था। वे 5 भाई बहन थे। उन 5 में सबसे बड़ी थी संध्या और भाई सबसे छोटा। गुर्बत की वजह से जब सभी रिश्तेदारों ने आंखें फेर ली तो अपनी सहेली के कहने पर उसकी मां ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। लता संध्या की मां की बहुत अच्छी सहेली थी। उसने संध्या की मां को समझाया कि छोटी उम्र और 5 बच्चों का साथ कैसे काटोगी इतना लंबा जीवन बिना किसी सहारे के। तुम अकेली ही नहीं बल्कि 4 लड़कियों का साथ है तुम्हारा, और अनुज अभी बहुत छोटा है। अगर घर में कोई मर्द ना हो तो लोगों की नजरें चील गिद्धों की तरह ताक लगाए रहती हैं। सारे भाई बहन छोटे ही थे। उसकी मां ने घर से बाहर निकलकर कभी कोई काम नहीं किया था। ऐसे में 5-5 बच्चों को पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक मां खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकती। लता के कहने पर उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। संध्या का सौतेला बाप कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आने लगा। वह अक्सर नशे में धुत घर आता और उसकी मां से मारपीट करता। संध्या उस समय 12 साल की थी जब उसकी मां ने दूसरी शादी की थी। कई बार उसके सौतेले बाप ने उस पर गलत निगाह डालने की कोशिश की। पहले तो संध्या को इन सब बातों की कोई समझ नहीं थी, लेकिन जब धीरे धीरे पता लगा तो वह अपने बाप से बहुत ज्यादा डरने लगी। संध्या उसे देखते ही डर से सहम जाया करती थी, लेकिन उसने अपनी मां को कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी मां पहले से ही बहुत परेशान है। क्योंकि उसकी मां अक्सर उस दिन को कोसा करती थी जब उसने दूसरी शादी करने का फैसला लिया था। संध्या उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए इस बारे में उसने कभी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे 4 साल बीत गए। एक दिन उसके सौतेले बाप ने हद ही पार कर दी। संध्या काम में मां का हाथ बटाकर खाना खाकर कमरे में सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उसका सौतेला बाप उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। संध्या किसी तरह वहां से जान बचाकर बाहर की तरफ भाग गई। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी मां को सब कुछ बता दिया, लेकिन उसका सौतेला बाप यहां भी खेल खेल गया। उसने संध्या की मां के सामने रो रो कर भला बनने का नाटक किया और उल्टा संध्या पर ही इल्जाम लगा दिया, और यह भी कह दिया कि तुम्हारी लड़की खुद ही चरित्रहीन है, मुझ पर झूठे और घटिया इल्जाम लगाती है। आज से इस घर में या तो ये रहेगी या तुम सब, फैसला तुम्हें करना है। संध्या की मां सब कुछ समझ रही थी। उसने सबको साथ लेकर घर छोड़ने का फैसला कर लिया। इस बात पर उसके सौतेले बाप ने संध्या की मां को बहुत मारा और सब भाई बहनों के साथ मां को कमरे में बंद करके बाहर से लॉक लगा दिया। संध्या को बालों से खींचता हुआ वह घर से बाहर ले गया। कहानी ऐसे शुरू होती है। वह संध्या के बराबर में सोया था, जिसके साथ आज उसे रात गुजारने के लिए भेजा गया था। वह सोच रही थी कि मेरे पास एक अच्छा मौका है कि मैं यहां से भाग जाऊं। उसे यहां आए हुए 4 साल हो चुके थे और अब तक उसने यहां लगभग सभी का भरोसा जीत लिया था। जिस आदमी के साथ आज वह थी वो अक्सर उसे अपने साथ लाया करता था। संध्या ने इस आदमी को रात में खूब ज्यादा शराब पिला दी, इसलिए उसके जागने का फिक्र नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि यह इतनी जल्दी जागने वाला नहीं है। वह धीरे से उठकर कमरे से बाहर आ गई और बाहर से दरवाजा बंद करके वहां से भाग निकली।
वह आदमी अक्सर संध्या को अपने साथ लाया करता था और इस घर में अकेला रहता था। इस बार संध्या पूरी प्लानिंग के साथ ही इसके साथ आई थी। संध्या एक धंधे वाली लड़की थी। 16 साल की उम्र में ही उसके सौतेले बाप ने उसे कोठे पर बेच दिया था। उसे खरीदने वाली एक तवायफ थी जो उससे धंधा करवाती थी। पहली बार जब वह कोठे पर पहुंची तो बुरे तरीके से घबरा गई। छोटी छोटी तंग गलियां और पान के पीक से सनी टूटी फूटी इमारतें, गजरे की दुकान जिस पर इत्र की शीशियां भी रखी थीं। उसके बाप ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ रखा था। संध्या का बाप बहुत ही गंदा आदमी था। जब उसका मकसद पूरा नहीं हो सका तो उसने बदला लेने के लिए संध्या को कोठे पर पहुंचा दिया। उसने जाने से इनकार किया तो उसके बाप ने जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। लगभग 15 घंटे के सफर के बाद वह पुरानी इमारत की तंग सीढ़ियों से होते हुए संध्या को लेकर इस जगह पर पहुंचा था। वहां से गुजरने वालों की नजरें ऐसी थी कि संध्या को उलझन सी हो रही थी। यहाँ एक तरफ 2 बड़ी उम्र के आदमी हारमोनियम और ढोलक के साथ सफेद पोशाक में मुंह में पान दबाए हुए बैठे थे और उसके दूसरी तरफ दीवान पर एक 50-55 साल की औरत मेकअप की दुकान बनी बैठी थी। वह संध्या को देखते ही उठकर बैठ गई। संध्या डरी सहमी उस जगह को देख रही थी। दीवान पर बैठी औरत ने सिर से पांव तक उसे तेज नजरों से देखा, फिर अपने पास रखे गुलदान में पान की पिचकार करते हुए कहा, लड़की तो सोना है, सोना, और सोना मेरे कोठे को जगमगा देगी। फिर रेशमा नाम की लड़की को अपने पास बुलाया और कहने लगी, इसे अपने साथ ले जाओ और नाच गाना सिखाना शुरू करो। वह लड़की उसे अपने साथ कमरे में ले गई। संध्या को नाच गाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन यहाँ मार मार कर उससे यह काम करवाया गया। फिर 3 महीने बाद उसकी बोली लगने लगी। 16 साल की उम्र में उसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया। वह बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन यहाँ सब वहशी लोग थे जिनके पास दिल नहीं पत्थर था। 1-2 बार उसने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। उस मोटी औरत के कहने पर संध्या को बहुत मारा गया। उस औरत ने अपने कारिंदों से कहा कि इसे तब तक मारो जब तक यह बेहोश न हो जाए, लेकिन ध्यान रखना चेहरे पर किसी तरह का कोई दाग या निशान न आए। इसका चेहरा ही तो है जिससे हम इसकी कीमत वसूल कर सकेंगे। संध्या को इस सब से बहुत नफरत थी। इस सब से बचने के लिए वह हर तरह के बहाने आजमा कर देख चुकी थी। उसे यहाँ रहते हुए 6 महीने हो गए थे और अब उसने इन लोगों का विश्वास जीतना शुरू कर दिया था। अब उसे मर्दों के साथ बाहर भी भेज दिया जाता था। उस औरत के पुराने ग्राहक उसे अपने साथ ले जाते और सुबह वापस कोठे पर छोड़ जाते। यह आदमी भी संध्या को कई बार अपने फ्लैट पर ले जा चुका था। वह जिस जगह पर फंस चुकी थी बहुत अच्छे से जानती थी कि सीधे तरीके से वह यहाँ से नहीं निकल पाएगी। इस नरक भरी जिंदगी को वह पिछले 4 साल से बर्दाश्त कर रही थी। शुरू में जब उसे बाहर भेजा जाता था तो एक दलाल उसकी रखवाली के लिए साथ भेजा जाता था, लेकिन अब उस पर विश्वास हो चुका था सबको। कोठे की मालकिन को लगने लगा था कि वह यहाँ से भागकर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन आज अपने प्लान के मुताबिक संध्या जल्दी से उसके घर से भाग निकली। उस समय रात के 2 बज रहे थे। मेन रोड पर एक ऑटो मिल गया। वह जल्दी से ऑटो में बैठ गई और ऑटो वाले से कहा कि सीधा स्टेशन चलो। एक ट्रेन कलकत्ता जाने के लिए खड़ी थी। संध्या ने डरते डरते कलकत्ता की टिकट ली और कोने की एक सीट पर जाकर बैठ गई। वह जल्दी से जल्दी इस शहर से भाग जाना चाहती थी। अंदर ही अंदर वह डर से कांप रही थी कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। वह सोच रही थी कि क्या पता कोई मेरी ताक में बैठा हो और मुझे पकड़कर वापस कोठे पर ले जाए। जब तक ट्रेन स्टेशन से चल नहीं दी थी उसे अपनी जान सूली पर लटकी हुई महसूस हो रही थी। कलकत्ता पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। जैसे ही वह स्टेशन पर उतरी वहां बहुत सी रिक्शा और टैक्सी आकर खड़ी हो गई। वे बारी बारी से उसे पूछने लगी, कहाँ जाना है मैडम आपको? लेकिन संध्या नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वह लगभग ट्रेन की टिकट खरीदने में खर्च हो चुके थे।
पर्स टटोल कर देखा तो उसमें कुछ सिक्के पड़े थे। संध्या ने जवाब दिया, नहीं, मुझे यहाँ पास में ही जाना है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। वह एक अनजान रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगी। चलते चलते वह एक कॉलोनी की तरफ पहुंच गई। उसे जोरों से भूख लगी थी और पर्स खाली। संध्या घर घर जाकर बैल बजाने लगी। जो भी बाहर निकल कर आता वह उससे कहती कि मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे काम पर रख लीजिए, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। चलते चलते वह बेहाल हो चुकी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे पलटकर देखा तो सचमुच एक आदमी उसके पीछे था। संध्या तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। उस आदमी ने उसे आवाज लगाई, रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। संध्या की जान सूख गई। उसे लगा कहीं यह आदमी उन लोगों ने तो मेरे पीछे नहीं भेजा जहां से मैं भाग कर आई हूं। वह आदमी संध्या की तरफ बढ़ा और कहने लगा, मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। मैंने आपको लोगों के घर काम मांगते देखा, इसलिए आपके पीछे आ गया। संध्या को उस वक्त काम की सख्त जरूरत थी। उसने कहा, बताइए क्या काम करना होगा, आपका घर कहाँ है? उसने कहा, कुछ ही दूरी के फासले पर मेरा घर है, आइए मैं आपको साथ ले चलता हूँ। संध्या मजबूरी में उसके साथ चल तो दी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि एक मुसीबत से निकलकर मैं किसी दूसरी मुसीबत में फंस जाऊं। पता नहीं यह आदमी कौन है और मुझसे क्या चाहता है, कहीं यह भी मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। वह आदमी शायद उसके मन को भांप गया था। बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक शरीफ आदमी हूं, मुझसे आपको कोई खतरा नहीं है। एक दो गलियों से होता हुआ वह आदमी उसे अपने साथ घर ले गया। अपने घर ले गया। लेकिन संध्या को हैरत का झटका लगा जब उसे पता लगा कि वह आदमी घर में अकेला रहता है। वह पूरी तरह घबरा गई और कहने लगी, मुझे नहीं पता था आप अकेले रहते हैं। मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना जहां पर कोई औरत ना हो। संध्या की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं अकेला रहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। मेरा परिवार गांव में है और इसीलिए मुझे नौकरानी की ज़रूरत है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी मैं सुबह जल्दी ही घर से निकल जाता हूँ और देर रात को ही घर लौटता हूँ। सारा काम निपटाने के बाद मेरे आने से पहले आप अपने कमरे में चली जाइए। आपको सही लगे तो अपना कमरा अंदर से लॉक कर लीजिएगा। लेकिन संध्या को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने साफ इनकार कर दिया और वह वहां से बाहर निकल गई। वह उस घर से थोड़ी ही दूर निकली होगी कि उसके सामने आकर एक गाड़ी रुकी। उसमें से कुछ बदमाश लड़के नीचे उतरे और जबरदस्ती संध्या को गाड़ी में बैठाने का प्रयास करने लगे। संध्या बदहवासी भागती हुई उसी घर के दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। उस नौजवान ने दरवाजा खोला तो वह कहने लगी, मुझे बचा लो, यह गुंडे जबरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बिठाना चाहते हैं। वह आदमी हैरत से संध्या को देख रहा था। संध्या दौड़कर उसके पीछे जाकर छुप गई। नौजवान ने गाड़ी वाले लड़कों से कहा, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और दोबारा मुझे इस तरफ कभी नजर मत आना, वरना तो मैं तुम लोगों की वह हालत करूंगा कि तुम खुद की अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाओगे। यह कहते हुए शख्स ने अपनी जेब से अपना आई कार्ड निकाल कर दिखाया। वह एक पुलिस ऑफिसर था। कार्ड देखते हुए बदमाश तुरंत वहां से भाग गए। बदमाशों के जाने के बाद वह आदमी संध्या से बोला, आप चाहें तो यहाँ से जा सकती हैं। अगर आप बताएं कि आप कहाँ रहती हैं तो मैं आपको आपके घर छोड़ आऊँगा। वह वाकई एक शरीफ इंसान था और फिर पुलिस ऑफिसर भी था। संध्या को लगा कि मैं सुकून से इसके घर में रह सकती हूँ। संध्या जानती थी अगर उसने अपनी हकीकत उस नौजवान को बता दी तो वह उसे काम पर नहीं रखेगा और घर से भी निकाल देगा। इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा कि यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, मैं नौकरी की तलाश में गांव से इधर आई हूँ। संध्या उसके घर में काम करने लगी। वह सचमुच सुबह जल्दी ही घर से निकल जाता और रात को 11 बजे के बाद ही घर लौटता था। संध्या उसका खाना बनाकर रख देती और अपना खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती।
एक दिन सुबह संध्या की आंख खुली तो उसे नौजवान के कमरे से कराहने की आवाज आ रही थी। मतलब आज वह घर पर ही था। दोपहर के खाने के समय तक भी जब वह नौजवान कमरे से बाहर नहीं आया तो संध्या उसे देखने के लिए उसके कमरे में गई। वह तेज बुखार से तड़प रहा था। संध्या ने उसे आवाज लगाई तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहने लगा, मुझे तेज बुखार है, मैं उठ नहीं पा रहा हूं। क्या आप मेरे लिए अलमारी से दवाई निकालकर मुझे दे सकती हैं? संध्या ने उसकी अलमारी से दवाई निकालकर उसे दी और किचन से जाकर पानी का गिलास ले आई। जब तक उसका बुखार नहीं उतरा तब तक 3-4 दिन वह नौजवान घर पर ही रहा। इस दौरान संध्या ने उसकी खूब सेवा की। धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत शुरू होने लगी। मन ही मन संध्या उसे पसंद करने लगी थी और शायद वह भी उसे चाहने लगा था। अब संध्या रात को खाना बनाकर उसका खाने पर इंतजार करती और उसके आने के बाद ही दोनों साथ में खाना खाते। एक दिन नाश्ता टेबल पर लगाकर संध्या उसको बुलाने के लिए उसके कमरे में गई तो उसने हाथ पकड़कर संध्या को अपने पास बिठाया और बोला, बैठो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था मगर नहीं कह सका। तुम्हें यहाँ रहते हुए काफी समय हो गया है और शायद तुम अच्छी तरह पहचान भी गई होगी मुझे। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। संध्या को लगा जैसे उसे मन की मुराद मिल गई है। उसने हाँ में सिर हिला दिया। वह आदमी बोला, मेरे घर वालों की तरफ से मुझे अपनी मर्जी की शादी करने की इजाजत है। तुम कहो तो हम आज ही तुम्हारे घर वालों से मिलने चल सकते हैं। संध्या ने इस बार भी झूठी कहानी बनाकर उसे सुना दी। वह कहने लगी, मेरे माँ बाप मर चुके हैं। मैं अपने चाचा के घर रहती थी। चाची मुझ पर बहुत अत्याचार करती थी और एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ जबरदस्ती मेरी शादी कर देना चाहती थी। इसलिए मैं घर से भागकर यहाँ आ गई। अब मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। दोनों ने आपसी सहमति से अगले ही दिन शादी कर ली। संचित बहुत अच्छा पति साबित हुआ था। वह संध्या का पहले से भी अधिक ख्याल रखने लगा था। संचित को पाकर संध्या को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बदकिस्मती ने उसका साथ अभी तक नहीं छोड़ा था। यह शायद उसके जैसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ दर्द ही लिखा होता है ऊपर वाले ने। एक दोपहर वह घर का काम निपटाकर आराम करने के लिए जैसे ही अपने कमरे में गई तो मेन गेट पर किसी ने दस्तक दी। संध्या ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने वही कोठे वाली औरत खड़ी थी। संध्या उसे देखकर सन्न रह गई। वह अपने आदमियों को साथ लेकर आई थी। जबरदस्ती संध्या को घसीटते हुए वह गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गई। वहां से ले जाकर उसने संध्या को बहुत मारा और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन यहां आने के बाद रात को जो उसके साथ हुआ, इससे बेहतर था कि वह मर जाती। उसके कमरे में आने वाला उसका पहला ग्राहक उसका पति था। उसे देखकर संध्या को लगा कि वह उसे लेने आया है, लेकिन उसके पीछे से मुस्कुराती हुई कोठे की मालकिन को देखकर वह दंग रह गई। वह मुस्कुराती हुई बोली, तू समझी थी कि तू यहां से भाग जाएगी और मुझे खबर नहीं मिलेगी? मुझे जब से तेरे भागने की खबर मिली थी, मैंने तभी से अपने आदमियों को तेरी तलाश में लगा दिया था। थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन ढूंढ ही लिया ना तुझे। पकड़ी तो तू उसी दिन जाती जिस दिन वह गाड़ी वाले लोग तेरे पीछे आए थे, लेकिन उस दिन बचने के लिए तूने इस आदमी का सहारा ले लिया था। जब मेरे आदमियों ने मुझे यह खबर दी तो मैंने तेरे पति के बारे में सारी जानकारी निकाली। मैं खुद जाकर इससे मिली और तेरे बदले इसे मोटी रकम देने की पेशकश की। यह फौरन तैयार हो गया और इतना ही नहीं, हमारे कहने पर यह इस बात के लिए भी राजी हो गया कि यहाँ आकर तुझे इस तरह से मिलेगा जिससे तुम दोबारा भागकर इसके पास जाने की सोच भी न सको। यह सुनकर तो संध्या को लगा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतना बड़ा धोखा। इस सब के बीच संचित चुपचाप खड़ा था। संध्या उसके पास गई और कहने लगी, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। इससे तो अच्छा था तुम मुझे इन लोगों से बचाते ही नहीं।
मैंने मर्दों का सिर्फ घिनौना रूप देखा था। मैंने मर्दों का सिर्फ घिनौना रूप देखा था, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी सोच ही बदल गई थी। काश आज तुम इस तरह मेरे सामने न आते, कम से कम मेरा भ्रम तो बना रहता। संध्या के इतना कुछ कहने पर भी संचित चुप ही था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी की आवाज आई और उस औरत के चेहरे की रंगत उड़ने लगी। संचित के कहने पर पुलिस ने उस औरत के साथ उसके सभी कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। वह उस कोठे वाली औरत के पास जाकर बोला, तुम्हें क्या लगा था तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी और मेरी पत्नी को मुझसे अलग कर दोगी? मैंने जानबूझकर तुम्हारी बात मान ली थी ताकि तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा सकूं और संध्या के साथ साथ इसके जैसी बाकी मासूम लड़कियों की जिंदगी भी बर्बादी से बचा सकूं। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, एक ही नज़र में लोगों को पहचान लेता हूं। संध्या ने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं उसी दिन इसके बारे में सब कुछ जान गया था जिस दिन तुम्हारे लोग इसका पीछा करते हुए आए थे। मैं जानता हूं इन बदनाम गलियों में रहना इसकी मजबूरी थी। यह सब कुछ इसने अपनी मर्जी से नहीं किया। संध्या ने मेरी खूब सेवा की। मैं इससे प्यार करने लगा था और जानता था कि शादी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं इसे इस दलदल से हमेशा के लिए निकाल सकता हूं। संध्या संचित के पैरों में गिर गई और संचित ने बड़े प्यार से उसे गले लगाकर कहा, बिना किसी से डरे अब तुम मेरे साथ इज्जत की जिंदगी जी सकती हो। संचित की बातें सुनकर संध्या की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उनकी शादी को आज 20 साल हो चुके हैं। संध्या आज 2 प्यारे से बच्चों की मां है। संचित को उसने भगवान का दर्जा दिया है। उसी की वजह से आज संध्या की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। कोई नहीं जानता जिंदगी कब क्या मोड़ लेगी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।